ड्रामा की शुरुआत होती है एक खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट नारी से जो अभी अभी अपने देश वापस लौटी थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड जोंगजिन का मैसेज आता है कि वह उससे मिलने आए। काफी समय हो गया था, दोनों ने साथ डिनर नहीं किया था, इसलिए नारी के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान दिखती है। लेकिन नारी नहीं जानती थी कि आज वह दिन है जब वह अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति को खो देगी। जैसे ही नारी कैफे में प्रवेश करती है, उसका दिल खुशियों की उम्मीद से भर जाता है। उसकी नजरें उस दिशा में जाती हैं जहां उसका बॉयफ्रेंड जोंगजिन बैठा होता है, सामने सजा हुआ बैंक्वेट टेबल। टेबल पर एक प्यारे गुलाबों का गुलदस्ता होता है और उसके पास एक चमकता हुआ एंगेजमेंट रिंग रखा होता है। जैसे ही नारी पार्टी में बैठती है, उसे अचानक अपने अंकल का कॉल आता है। फोन पर अंकल की आवाज सुनकर उसे बुरी खबर मिलती है और नारी स्तब्ध रह जाती है। उसकी प्यारी माँ का अचानक ट्रैफिक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। यह बुरी खबर एक बड़ी लहर की तरह आती है और सारी खुशियाँ एक पल में छीन लेती है। नारी दर्द में ढह जाती है और वह बेबस होकर खड़ी रहती है। यह फोन कॉल नारी की जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देता है। उसकी माँ के अंतिम संस्कार में नारी की आंखों से चुपचाप आंसू गिरते हैं। खोने का दर्द उसकी निर्जीव नजरों में साफ दिखाई देता है। 10 महीने बाद, कई थकाऊ फ्लाइट्स के बाद, नारी फिर से परिचित एयरपोर्ट पर लौटती है। दूरी ने उसे और भी अधिक उसके प्रेमी को कसकर पकड़ने की इच्छा दी। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसकी नजरें तुरंत उसके बॉयफ्रेंड जोंगजिन पर पड़ती हैं, जो लॉबी में उसका इंतजार कर रहा होता है। वह चमकते हुए मुस्कुराता है और उसका हाथ कसकर पकड़ता है, जैसे कि वह हमेशा से इंतजार कर रहा हो। लंबे समय के बाद मिलन की खुशी के बीच जोंगजिन गंभीरता से आगामी महत्वपूर्ण मीटिंग के बारे में बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कोमलता और नारी के प्रति सच्चा प्रेम झलकता है। नारी उसकी हाथ को कसकर पकड़ती है, यह विश्वास का एक मौन वादा होता है। जैसे ही दोनों ने अलविदा कहा, नारी अचानक पीछे मुड़कर जोंगजिन को ढूंढती है। वह रुकती है और जल्दी से उसका नाम पुकारती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वह निश्चित नहीं है कि उसका निर्णय सही है या नहीं। जब नारी जोंगजिन के करीब जाती है तो वह अचानक महसूस करती है कि वह किसी और से मिल रहा है। जिज्ञासा और डर की लहर ने उसे चुपचाप उसका पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। हर कदम उसे एक अविश्वसनीय दृश्य की ओर ले जाता है। जोंगजिन अपने सहकर्मी योजू को गले लगा रहा होता है। नारी चुपचाप यह दृश्य देखती है। उसका दिल टूट जाता है। वह स्तब्ध, सदमे में और शब्दहीन हो जाती है। भीतर से वह गुस्से और दर्द की लहर महसूस करती है। वह उस व्यक्ति की धोखेबाजी का सामना कर रही होती है जिसे वह प्यार करती थी। उस समय उसके दिमाग में एक इमेज आती है कि वह उनकी कार को रोकने के लिए दौड़ रही है। वह कल्पना करती है कि वह योजू को कार से बाहर खींच रही है और उसे थप्पड़ मार रही है। साथ ही वह जोंगजिन का सिर कार से टकरा रही है, अपनी क्रोध को बाहर निकालने के लिए। वास्तव में जब उनकी कार पास से गुजरती है तो वह अपने आप को बचाने के लिए साइड में हट जाती है। नारी बेबस खड़ी रहती है और दर्द उसके सारे विचारों को डुबो देता है। घर लौटते समय उसके दिमाग में यह डरावनी छवि उसे लगातार परेशान करती रहती है। नारी कल्पना और वास्तविकता के बीच की नाजुक रेखा में खो जाती है। उसकी भावनाएं अव्यवस्थित और नियंत्रित करना मुश्किल हो जाती है। जैसे ही नारी अपनी मां के कब्रिस्तान पहुंचती है, वह फोन उठाकर जोंगजिन को कॉल करती है। वह उसे बताती है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। फोन पर नारी की आवाज बहुत कोमल होती है, लेकिन उसका दिल अनकहे दर्द से भरा होता है। कॉल खत्म होने के बाद नारी अपनी माँ की कब्र के पास चुपचाप खड़ी रहती है। वह उन खुशियों और दुखों की याद करती है जो माँ और बेटी ने साथ में अनुभव किए थे। जब वह कार की तरफ लौटती है तो अचानक वह देखती है कि एक आदमी हरी घास पर पड़ा है। वह उसके पास जाती है और थोड़ी बातचीत होती है। नारी उसकी ओर देखती है। वह आदमी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का मालिक होता है। यह अचानक मुलाकात उसके जीवन का मोड़ बन जाती है। एक और फ्लाइट पर नारी गलती से योजू से मिल जाती है। दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण होता है। नारी आगे बढ़कर उसे चेतावनी देती है। वह घोषणा करती है कि यदि योजू दूर नहीं रही तो नारी उसकी निजी बातें सार्वजनिक करने के लिए तैयार है। यह धमकी उनके बीच तनाव को और बढ़ा देती है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य के करियर पर असर पड़ सकता है। कुछ समय बाद जोंगजिन पहल करके नारी से मिलने आता है। वह देर से माफी मांगता है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। उसकी आवाज में सच्चाई और ईमानदारी होती है। जोंगजिन कहता है कि उसके माता पिता ने हमेशा उसे परिवार की तरह माना। वह आशा करता है कि नारी उसे माफ कर दे, भले ही प्रेम का यह छोटा सा आशा ही सही। लेकिन नारी ने अपने दिल को बंद कर दिया था। वह जोंगजिन को माफ नहीं कर सकती थी। हालांकि वह समझती है कि उसके अंकल ने जोंगजिन से पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके लिए यह सब अब बचाने योग्य नहीं था। नारी के दिल में यह निर्णय पहले ही बन चुका था। उसके दिमाग में जो कड़वे शब्द उसने कहे थे वे अभी भी गूंज रहे थे। अचानक किए गए क्रोधपूर्ण कार्यों ने राहगीरों की नजरों में मजाक का कारण
कारण बना दिया। नारी का दिल टूटता और कांपता है। वह जानती थी कि यह केवल वह रास्ता है जिससे वह खुद को सुरक्षित रख सकती है और अपनी प्रतिष्ठा बचा सकती है। नारी टैक्सी बुलाती है, लेकिन हैरानी होती है कि उसका घर जिसमें वह जुड़ी हुई थी डूजुन ने खरीद लिया था। डोजुन क्षेत्र के प्रसिद्ध हंग डम्पलिंग शॉप का मालिक है। वह छोटे किचन में कुशलता पूर्वक डम्पलिंग बना रहा होता है। इस बीच नारी की दृष्टि धुंधली होती है और वह गलती से आइसक्रीम अपने पैरों पर गिरा देती है। आइसक्रीम गिरने की आवाज शांत सुबह में गूंजती है, जिससे डूजुन तुरंत किचन से दौड़कर आता है। वह चिंतित नजरों से पूछता है कि क्या नारी घायल है। नारी खुद को शांत करने की कोशिश करती है, अजीब मुस्कान देती है और कहती है कि वह ठीक है, लेकिन नारी अभी भी शर्मिंदा महसूस करती है। वह समझती है कि आइसक्रीम गिराना एक छोटी बात है, लेकिन उसका डरावना रिएक्शन उसे शर्मिंदा करता है। जब डोजुन अंदर देखने की अनुमति मांगता है तो वह दरवाजा खोल देती है। देखते हुए कि नारी अस्वस्थ लग रही है, वह उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाने से नहीं हिचकिचाता। नारी बहुत नर्वस होती है। कुछ समय बाद डोजुन तुरंत टैक्सी बुलाता है और नारी को अस्पताल ले जाता है, लेकिन किस्मत ने उनका मजाक बनाया और वे गलती से डुकबोंग की कार में बैठ जाते हैं। यह मजेदार स्थिति दोनों को उलझन में डाल देती है, लेकिन वे समूह के समर्थन से अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचने पर डूजुन नारी को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। वह उसे धीरे से अस्पताल की बिस्तर पर रखता है। इस समय नारी अभी भी पिछले रात की पार्टी के प्रभाव से चक्कर महसूस कर रही होती है। उसके अस्पताल में पहुंचने के बाद डूजुन बिल चुकाने चला जाता है। इस बीच डुकबोंग डाडा ग्रुप के डायरेक्टर यह दृश्य अनजाने में देख लेता है और हैरान रह जाता है। वह डूजुन और नारी के बीच अजीब संबंध के बारे में सोचता है। जब नारी और डुजुन एक ही छत के नीचे रहते दिखाई दिए तो माहौल असहज हो गया। नारी ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप झिझक भरी निगाहों से उसे देखा। उसका मन पहले ही उलझनों से भरा था और वह सब कुछ समझाने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच डॉक्टर गंभीर सूचना लेकर कमरे में आया। उसने चेतावनी दी कि शराब पीने के बाद नींद की गोलियां लेना जानलेवा हो सकता है। उसने नारी से दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मांगी। नारी ने धीरे धीरे जवाब दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी डूजुन को लेकर शंका बनी रही। वही रहस्यमय आदमी जो अब उसकी माँ के पुराने घर में रह रहा था। इसके बाद नारी ने डूजुन को निजी तौर पर बुलाया। तनावपूर्ण बातचीत के दौरान उसने सीधे पूछा कि आखिर वह उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। डूजुन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, वह उसकी माँ का कानूनी पति है, यानी नारी का सौतेला पिता। यह सुनकर नारी हिल गई। शुरुआत में उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। यह सच्चाई उसके लिए असहनीय थी, लेकिन जब डूजुन ने उसे वह फोटो दिखाई जिसमें वह और नारी की मां रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी कर रहे थे, तब नारी को हकीकत का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसके सामने डुजुन की असली पहचान और उसका रिश्ता स्पष्ट होने लगा। इसी बीच डुकबोंग डुजुन से मिलने आया। उसने उम्मीद जताई कि डुजुन जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा, लेकिन डुजुन ने सख्ती से मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह उस जमीन को कभी नहीं बेचेगा जो होंग डम्पलिंग शॉप से जुड़ी हुई है। बाद में डुकबोंग ने नारी को अपनी कार में बुलाया और उसे जमीन के बारे में समझाया। उसने कहा कि डूजुन असल में उसका अभिभावक पिता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं है। नारी के मन में और सवाल उठे और उसने डूजुन पर नजर रखने का फैसला किया। जब वे घर लौटे तो डूजुन ने साधारण सा भोजन बनाया और नारी को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और आराम करने की सलाह दी, लेकिन स्टेपफादर का टैग उसे अंदर से खाए जा रहा था। दूसरी ओर जोंगजिन योजू से एक छोटे से रेस्तरां में मिला। उसने कहा कि वह कुछ दिनों में नारी से मिलने जाएगा, लेकिन योजू का चेहरा नाखुश दिखा, मानो यह खबर उसे रास नहीं आई। घर पर नारी अपराध बोध से जूझ रही थी कि वह अपनी माँ से उनकी जिंदगी में नहीं मिल पाई। उसने डूजुन से पूछा कि क्या माँ ने कभी उसका जिक्र किया था। डूजुन ने कहा हाँ किया था, लेकिन अक्सर नहीं। जब उसने पूछा कि उसने डम्पलिंग शॉप में काम करना कब शुरू किया, तो डूजुन ने बताया कि ये सब उसकी माँ का दिया हुआ मिशन था। सच्चाई की तलाश में नारी ने खुद जासूस बनने का निश्चय किया। वह चुपचाप डूजुन के कमरे में घुस गई और सबूत तलाशने लगी। ड्रॉर खोले, कागज देखे, हर कोना टटोला, लेकिन तभी कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और डुजुन अंदर आया। कुछ पल वह ठिठक गया, फिर सीधे नारी की ओर देखने लगा। उसका शांत चेहरा भी हैरानी छिपा नहीं पाया। नारी सकपका गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने जल्दी से बहाना बनाया कि वह बस अपना फोन ढूंढ रही थी, लेकिन डुजुन की गहरी नजरें साफ बता रही थीं कि वह इतनी आसानी से यकीन करने वाला नहीं। उसकी ठंडी और आत्मविश्वासी बातों ने नारी को और उलझा दिया। क्या वह उस पर भरोसा करे या शक बनाए
बनाए रखे। अगली सुबह नारी ने खुद पहल की। वह जल्दी उठी और खास खाना बनाया। पूरे घर में खुशबू फैल गई। जब उसने डूजुन को खाने के लिए बुलाया तो उसने बिना झिझक उसकी तारीफ की। उसने कहा, तुम सबसे मजबूत औरत हो जिसे मैंने कभी देखा है। यह सुनकर नारी को अनजानी खुशी और हैरानी दोनों हुई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर न टिक सकी। अचानक जोंगजिन वहां आ पहुंचा। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। डूजुन ने बिना झिझक कहा कि जोंगजिन को नारी को वापस सोल ले जाना चाहिए और उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसकी ये कृपालु बातें नारी को भीतर तक चुभ गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई कमजोर औरत है जिसे हमेशा सुरक्षा की जरूरत है। गुस्से में नारी ने टेबल छोड़ दिया और अंदर चली गई। छोटा सा पल तीनों के मन में बड़ी हलचल छोड़ गया। बाद में नारी और जोंगजिन में डूजुन को लेकर जबरदस्त बहस हुई। दोनों ने कड़े शब्द कहे, कोई पीछे नहीं हटा। जोंगजिन ने बार बार कहा कि डूजुन एक ठग है, भरोसे लायक नहीं, लेकिन नारी ने उसकी बातों को ठुकरा दिया। इस झगड़े ने उनके रिश्ते में एक और गहरी दरार डाल दी। उसके बाद नारी ने खुद डूजुन से उसका फोन नंबर मांगा। उसने बिना किसी आपत्ति के दे दिया। जब नारी ने कॉल किया तो रिंगटोन में बजती एक जानी पहचानी धुन ने उसका दिल रोक दिया। यह वही धुन थी जो उसकी यादों में बसी थी। नारी ने जिज्ञासा से कहा कि डूजुन वही गीत उसे सुनाए। डूजुन ने बिना हिचके साफ आवाज में गाना शुरू किया। धूप भरे घर में उसकी आवाज गूंज उठी। नारी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह चुप आदमी इतने कोमल जज्बात जगा सकता है। इस पल ने नारी के दिल में एक अनकही गर्माहट जगा दी। लेकिन जब वह अपना सामान पैक कर रही थी, बाहर गेट पर जोंगजिन खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। थोड़ी ही देर में डुकबोंग भी आ गया और नारी को राजधानी तक साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार डूजुन ने खुद कहा कि डुकबोंग उसे लेकर जाए। नारी असमंजस में पड़ गई। किसे चुने? खरुशियां, दर्द और उलझने उसकी यादों में उभर आईं। वह जानती थी यह फैसला सिर्फ सफर का नहीं बल्कि उसके दिल का भी था। आखिरकार उसने डुकबोंग की कार में बैठने का फैसला किया। डूजुन की ठंडी निगाहें उसकी दृढ़ता दिखा रही थी। उसने जोंगजिन को साफ कह दिया, वह उसे 30 मिलियन वॉन देने को तैयार है, बदले में वह हमेशा के लिए नारी की जिंदगी से निकल जाए। और यह भी चेतावनी दी वह अब कभी नारी के सामने न आए। लेकिन भले ही डूजुन खुद उसके साथ न था, उसकी खामोश नजरों में हमेशा नारी ही रहती थी। और एक दिन धूप से भरे मौसम में नारी के अंकल का फोन आया। वे कहते हैं कि वो माँ की पुण्यतिथि पर घर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर नारी बहुत उदास हो जाती है। उसे दुख और अकेलापन महसूस होता है कि उसकी माँ की बरसी पर उसके साथ कोई अपना मौजूद नहीं रहेगा। एक दिन नारी एक छोटा सा तोहफा लेकर डूजुन से मिलने जाती है। धूप भरे दिन में वह उसे कुछ खुशी देना चाहती थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसे अंदर से किसी की गंभीर आवाज सुनाई देती है। वह रुक जाती है और चुपचाप सुनती रहती है। हर भारी शब्द उसके दिल को चुभने लगता है। डूजुन की आंखों में चिंता और थकान झलक रही थी, जिसे देख नारी का दिल और भी बोझिल हो गया। बाद में जब नारी कमरे में दाखिल होती है तो अचानक उसकी नजर डूजुन की पीठ पर पड़े बड़े टैटू पर पड़ती है। वे टैटू मानो उसकी जिंदगी की अनकही कहानी बयान कर रहे हों। नारी हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वह आखिर क्या छुपा रहा है। फिर भी वह अपने हाथों में पकड़ा हुआ छोटा सा तोहफा टेबल पर रख देती है। एक बॉक्स जिसमें मेंस कॉस्मेटिक्स थे। डूजुन ने पैकिंग खोली और सच्ची खुशी के साथ नारी का धन्यवाद किया। इस छोटे से तोहफे ने उसके शांत जीवन में एक अनजानी गर्माहट भर दी। इसके बाद नारी ने डुक बोंग को फोन किया और माँ की जमीन पर चर्चा की। दोनों ने भूमि के फायदे और भविष्य की संभावनाओं पर बात की, लेकिन चर्चा के बावजूद नारी के मन में डूजुन को लेकर बेचैनी बनी रही। उसी बेचैनी के कारण एक दिन उसने पीठ दर्द का बहाना बनाया ताकि डूजुन दवा लेने बाहर जाए और वह उसके कमरे में सुराग ढूंढ सके। वह ड्रॉअर खोलती है, कागजात पलटती है और हर कोने की तलाश करती है। तभी अचानक डकशिम, डकबॉम की बहन, उसे देख लेती है। उधर जोंगजिन और योजू शॉपिंग कर रहे होते हैं कि तभी नारी का कॉल आता है। नारी सीधा पूछती है कि क्या वह दिए हुए 30 लाख वॉन वापस चाहता है। सवाल सुनकर जोंगजिन चुप हो जाता है और योजू को शक और तकलीफ होती है कि शायद उसका रिश्ता अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी बीच डूजुन घर लौटा है, लेकिन दवा न मिल पाने की वजह से स्नैक्स लेकर आता है। नारी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर उसका मन उथल पुथल में था। तभी डुकबोंग घर आता है और गुस्से में डूजुन पर फर्जीवाड़ा और जमीन हड़पने का आरोप लगाता है। वह धमकी देता है कि सबूत जुटाकर उसे कोर्ट में घसीटेगा। डूजुन बिना कुछ कहे शांत रहता है और डुकबोंग से उसके परिवार के बारे में सवाल करता है। डुकबोंग कुछ नहीं बताता और अपनी चालाकी बनाए रखता है। डुकबोंग के जाते ही नारी अचानक सोच में पड़ जाती है। उसकी माँ का मोबाइल कहाँ है? उसे याद आता है कि वो मोबाइल डूजुन के पास था। वह सीधा उससे मांगती है। डूजुन सख्ती से मना कर देता
है। इससे नारी और भड़क जाती है। वह गुस्से में पूछ बैठती है, क्या उसने कभी उसकी माँ के साथ एक ही कमरे में रात बिताई थी? यह सवाल सुनकर डुजुन अपना आपा खो देता है और गुस्से में नारी पर बरस पड़ता है। नारी और डुजुन के बीच बहस होती है। नेक्स्ट सीन में माँ की पुण्यतिथि पर दोनों ने धूप जलाकर श्रद्धांजलि दी। उस वक्त नारी ने अपने बचपन की यादें साझा की, कैसे उसके जीवन में पिता का प्यार नहीं था और उसकी माँ ही उसकी दोस्त, बहन और सहारा थी। तभी अचानक जोंगजिन 2 बड़े जार चावल की शराब लेकर वहां पहुंचता है। डुजुन तुरंत उसे घर के अंदर बुला लेता है। पहले ही डुजुन उससे मिल चुका था और पैसे भी चुका दिए थे। शराब की खुशबू से कमरा भर जाता है और तेल के दिए की रोशनी उस छोटी सी जगह को और भी गर्माहट देती है। तीनों साथ बैठकर जाम उठाते हैं। घूंट घूंट के साथ पुरानी यादें ताजा होती हैं। शराब का नशा धीरे धीरे उन पर हावी हो जाता है और अनकहे जज्बात बाहर आने लगते हैं। इसी बीच योजू लगातार जोंगजिन को मैसेज करती रहती है, लेकिन जवाब न मिलने पर उसका दिल घबराहट से भर जाता है। जब डुजुन और जोंगजिन शराब के नशे में डूबे होते हैं, नारी चुपके से डुजुन के कमरे में चली जाती है। उसका मकसद साफ था, अपनी माँ का छोड़ा हुआ फोन ढूंढना। कमरा सलीके से सजा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बातें नारी के शक को और गहरा कर देती हैं। दूसरी ओर योजू होंग डम्पलिंग शॉप जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात डकशिम से होती है, जो साइकिल पर जाती हुई मिलती है। योजू उससे दुकान का पता पूछ लेती है और वो मासूमियत से रास्ता बता देती है। घर लौटने पर नारी नशे में बुरी तरह बिखरी हुई थी। गुस्से और दर्द से भरी उसने जोंगजिन पर धोखे का इल्जाम लगाया। माहौल बिगड़ता देख डुजुन जोंगजिन को बाहर ले जाकर बात करने की कोशिश करता है। तभी सामने से योजू आ जाती है। नारी उसे देखते ही समझ जाती है कि उसकी सारी तकलीफों और उलझनों के पीछे वही औरत है। नशे में चूर नारी अब चुप नहीं रह पाती। वह गुस्से में चिल्लाकर योजू से अपनी भड़ास निकाल देती है। झगड़े के बाद योजू जोंगजिन को लेकर वहां से चली जाती है। नारी अकेली रह जाती है, दिल में निराशा और खालीपन लिए। उसी रात डुजुन और नारी आंगन में टकरा जाते हैं और दोनों अनजाने में जमीन पर गिरते हुए एक दूसरे को थाम लेते हैं। उनके चेहरे पास आ जाते हैं और माहौल पल भर के लिए सन्नाटे में बदल जाता है। फिर डकबोंग बड़ा ऐलान करता है, कल वह अदालत जाकर जमीन की विरासत का दावा करेगा। यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू होगी। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। डुजुन को पता चल जाता है कि नारी ने जानबूझकर जोंगजिन को नशे में धुत किया था। गुस्सा आने के बावजूद उसने शांति से नारी से बातचीत की। उसने समझाया कि टूटा हुआ दिल ताकत दिखाने से नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने से संभलता है। उसने नारी को अपने दिल की गहराइयों में झांकने और खुद से ईमानदारी बरतने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही जोंगजिन का नाम आया, डुजुन अपना गुस्सा रोक न सका। उसने साफ कहा कि वह आदमी स्वार्थी है और कभी माफ करने लायक नहीं। उसकी ठंडी आंखों और सख्त लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। उधर योजू जोंगजिन को घर छोड़ते हुए उसका फोन उठा लेती है। स्क्रीन खोलते ही उसे पता चलता है कि जोंगजिन ने अपनी माँ को कभी ये नहीं बताया कि उसका और नारी का रिश्ता टूट चुका है। यह सच्चाई उसे भीतर तक तोड़ देती है। तस्वीरों में उसे जोंगजिन और नारी की खुशहाल झलकियां दिखती है। जलन और दर्द में डूबी योजू उन तस्वीरों को एक एक कर डिलीट कर देती है, ताकि जोंगजिन का परिवार उन्हें कभी न देख सके। इसी दौरान डकशिम भी डुजुन के घर पहुंचती है। वो उसे गहरी नींद में सोता देख कंबल ओढ़ा देती है और तकिया ठीक कर देती है। इधर नारी अपने हाथों से एक चाबी बनाती है और गुपचुप तरीके से उस खास कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन डकशिम उसका पीछा करते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। सुबह जब डुजुन जागता है तो नारी घर में कहीं नजर नहीं आती। वह घबराकर ढूंढने लगता है। तभी गोदाम से धीमी आवाज आती है। वो नारी थी। वह उसे बाहर निकालता है तो नारी गुस्से में उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही उसे कमरे में कैद किया, लेकिन डुजुन साफ कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। सवालों और शकों के बीच दोनों तय करते हैं कि पता लगाया जाए आखिर कौन घर में आया और उसे बंद कर गया। उसी वक्त जोंगजिन अपने घर में जागता है और योजू को देखता है। उसने सारी रात उसकी राह देखी थी, लेकिन उसने नारी को बुरा भला कहना नहीं छोड़ा है। आखिर में नारी और डुजुन साथ में उसकी माँ की कब्र पर जाते हैं। वहाँ डुजुन उससे पूछता है कि वो क्यों बार बार उस गोदाम में जाकर रहस्यों की तलाश करती है। नारी सच बताती है कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसने उसके दिल में कई शक छोड़ दिए हैं। नारी को अब साफ जवाब चाहिए था। तब डुजुन ने सच बताया कि उसने कानूनी तौर पर उसका पिता बनने के लिए कागजात पर साइन क्यों किए। उसने कहा कि ये सब सिर्फ उस जमीन को बुरे लोगों से बचाने के लिए था। उसने नारी को चेतावनी दी कि अगर वह और गहराई में जाएगी तो अनजाने में खतरनाक मुसीबतों में फंस सकती है। नारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। इसी बीच डुकबोंग ने फोन कर उसे अपनी
अपने अंकल की छोड़ी हुई मुहर सील लाने को कहा। उसने बताया कि दूसरी पार्टी और दस्तावेज भेज रही है और जल्द से जल्द जमीन का ट्रांसफर चाहती है। दूसरी ओर नारी का अंकल डुजुन से मिला और बताया कि कुछ लोग नारी की मां के गुजर जाने की खबर जान गए हैं और अब वे जमीन हड़पने के लिए दबाव बना रहे हैं ताकि उसे डेवलपमेंट कंपनी की संपत्ति में बदला जा सके। एयरपोर्ट पर डुबोंग बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या नारी मुहर लेकर आई है या नहीं। अभी डुजुन का फोन आया। उसने नारी से पूछा कि क्या किसी ने उसे कभी कोई कानूनी कागज या दस्तावेज भेजा है। नारी ने इनकार किया, लेकिन अंदाजा लगाया कि डुजुन आर्काइव्स में होगा। उधर योजू की नजर अचानक डुकबोंग पर पड़ी और वह उसके सख्त और शांत स्वभाव से आकर्षित हो गई। उस पल से ही उसने उसके आसपास मंडराना शुरू कर दिया और छोटे छोटे तरीके अपनाकर उसका ध्यान खींचने लगी। एक और मोड़ पर डुजुन ने नारी के अंकल को कुछ पैसे दिए और उनसे जाने को कहा। फिर वह पुरानी फाइलों और कागजात को समेटने में लग गया। एक नरम शरद दोपहर डुजुन की मुलाकात रास्ते में साइकिल चलाती डुकशिम से हुई। उसके चेहरे पर असामान्य सी गर्माहट थी। दूसरी तरफ नारी ने विमान के कॉकपिट से ली हुई एक तस्वीर डुजुन को भेजी। आसमान और बादलों के बीच सूरज की किरणें तस्वीर को जादुई बना रही थी। यह सिर्फ एक शुभकामना नहीं बल्कि दूर रहते हुए भी दिल का रिश्ता जोड़ने का एक तरीका था। इसी समय डुकबोंग ने अपनी बहन से पूछा कि क्या वह सच में डुजुन को पसंद करती है। वह भड़क गई और बोली, तुम्हें क्या पता। उसकी जिद ने डुकबोंग को चुप करा दिया। घर पर नारी को कोर्ट से एक दस्तावेज मिला। सफेद कागज उसके सामने ऐसे खुला जैसे अधूरी पेंटिंग। वह घबरा गई। यह कानूनी नोटिस था, जमीन के विवाद और उससे जुड़े केस का। वह तुरंत डुकबोंग को फोन करती है। उसने समझाया कि ये लीगल फीस और लेट पेनाल्टी है। उसी दिन उसकी एक करीबी दोस्त घर आई और उसे कुछ अहम कागज लेने एक ऑफिस ले जाने का ऑफर दिया। नारी वहां पहुंची तो लंबे इंतजार से बेचैन हो गई। तभी दो अजनबी आकर सामने बैठ गए। उन्होंने उसके असली पिता के पुराने कर्ज की बात की। नारी के लिए यह चौंकाने वाला था। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था और यह सच पहली बार सुन रही थी। तभी अचानक डुजुन वहां आ गया। उसका सख्त चेहरा देखकर दोनों आदमी पीछे हट गए। उसने नारी को थामा और बाहर ले आया। हवा धीरे धीरे बह रही थी। नारी को उस पल में सुरक्षा और सुकून महसूस हुआ, लेकिन अचानक डुजुन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नारी घबराकर उसे उठाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। असल में बचपन से ही डुजुन के दिल में नारी के लिए खास जगह थी। वह उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। लेकिन जब नारी की माँ घर खोने के कर्ज से जूझ रही थी, डुजुन ने बड़ा फैसला लिया। उसने उससे शादी कर ली। यह शादी प्यार से नहीं बल्कि कानूनी हक पाने और जमीन बचाने के लिए थी। उसके लिए यह घर नारी की बचपन की यादों और सुकून की निशानी था। हकीकत में लौटते हुए जब डुजुन को होश आया तो उसकी आंखों में चिंता और डर साफ था। उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन नारी समझ चुकी थी कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। उसने गुस्से और प्यार से कहा कि वह तुरंत डॉक्टर के पास जाए और अपने शरीर की चेतावनी को नजरअंदाज न करे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही कोमलता भी। डुजुन ने हल्की सी हामी भर दी। डुजुन ने नारी की चिंता को एक जरूरी चेतावनी की तरह लिया। इधर योजू ने जोंगजिन से कैफे में मिलने का समय तय किया ताकि निजी बातें कर सके। उसने बताया कि नारी को हाल ही में एक कर्जदार से नोटिस मिला है। यह सुनकर जोंगजिन हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नारी ऐसी दबाव भरी स्थिति में है, लेकिन तभी उनकी बातचीत बीच में रुक गई। योजू के कुछ सहकर्मी अंदर आ गए और बातें करने लगे। माहौल अचानक बोझिल हो गया क्योंकि उन्हीं में नारी भी मौजूद थी, जो चुपचाप खड़ी थी। उसकी अचानक मौजूदगी से सबके चेहरे बदल गए। सबने जोंगजिन की हरकतें देख ली। बाद में जोंगजिन ने नारी से अकेले में बात की। उसने उससे उस कर्ज के बारे में पूछा, लेकिन नारी ने बहुत आत्मविश्वास और साफ लहजे में जवाब दिया कि वह खुद सब संभाल लेगी और किसी को उसकी निजी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। यह देख जोंगजिन हैरान रह गया। उसे समझ आया कि नारी पहले जैसी नहीं रही। अब वह वो नाजुक लड़की नहीं बल्कि खुद को बचाना जानने वाली मजबूत औरत बन चुकी थी। इसके बाद नारी ने लंबे समय के लिए छुट्टी लेने का फैसला किया और डंपलिंग शॉप में रहने लगी। उसने अब और छिपाना सही नहीं समझा, इसलिए उसने डुकबोंग से सच कहने का निश्चय किया। उसने बताया कि उसका असली पिता बहुत बड़ा कर्ज लेकर भाग गया था और यह राज सिर्फ उसके और डुजुन के बीच था। अब उसके पास भरोसा करने के लिए सिर्फ डुजुन ही बचा था। वह चाहती थी कि डंपलिंग हाउस का स्नेह और प्यार उसे सहारा दे। डुकबोंग चुपचाप सुनता रहा और उसे एहसास हुआ कि पहली बार नारी ने इतनी सच्चाई और खुलेपन से दिल की बात कही है। कुछ समय बाद नारी और डुजुन पार्क में मिले। हरी पत्तियों से छनकर आती धूप माहौल को बहुत शांत बना रही थी। नारी ने डुजुन से उसकी माँ की यादों के बारे में पूछा। डुजुन ने भावुक होकर बताया कि
वह हंसोल ऑर्फनेज में पले बड़े थे। वहाँ नारी की माँ अक्सर चैरिटी करने आती थी। वह सिर्फ तोहफे और केक नहीं लाती थी, बल्कि बच्चों के साथ खेलती और उनका ध्यान रखती। डोजून के लिए वह पहली औरत थी जिसने उन्हें माँ का एहसास कराया। उन्होंने ही उसे खुशी, भरोसा और घर का मतलब सिखाया था, और इसी वजह से डोजून ने ठान लिया था कि वह नारी की माँ का घर हर हाल में बचाएगा। नारी चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में डोजून के लिए गहरा सम्मान और अपनापन पैदा हो गया। वह अब सिर्फ अपनी माँ को समझने नहीं आई थी, बल्कि उस आदमी को भी जानना चाहती थी जो कभी उसकी माँ की जिंदगी का हिस्सा रहा था। डोजोन की हर बात ने उसे एहसास दिलाया कि उसका दिल हमेशा प्यार और धैर्य से भरा है। नारी के लिए डोजून अब सिर्फ एक जमीन का रक्षक नहीं, बल्कि यादों का रखवाला भी बन गया। उसे वह गर्माहट महसूस हुई जो उसने जिंदगी की भागदौड़ में खो दी थी। इसी बीच जोंगजिन ने नारी को कॉल किया और बताया कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब उसका कर्ज उतर चुका है। फिर उसने यह भी बताया कि दरअसल यह रकम डोजून ने दी थी, पूरे 23 मिलियन वॉन। यह सुनकर नारी दंग रह गई। उसके दिल में आभार और उलझन दोनों उमड़ पड़े। वह तुरंत डोजून से मिलने पहुंची, लेकिन उसे दूर से देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पुरानी यादें और जज्बात उसे रोकने लगे। पहले तो वह पेड़ के पीछे छिपी रही, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर सामने आ गई। दोनों की नजरें मिली। सबसे पहले नारी ने ही बात शुरू की, गले में रुंधे शब्दों के साथ। उसने पूछा कि डोजून ने बिना बताए उसका कर्ज क्यों चुका दिया। इस बात ने उसे और भी बोझिल कर दिया, सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि डोजून के प्यार और नेकी का भी। अब उसे महसूस हुआ कि उनके बीच औपचारिक रिश्तों की दीवार नहीं रही। भावनाएं जटिल होती जा रही थी और यह एक नया मोड़ था। इसी दौरान डुगबोंग ने डुजून से जमीन पर फिर बातचीत की। कई आकर्षक ऑफर देने के बावजूद डुजून ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा कि यह जमीन पैसों की नहीं, बल्कि अनमोल यादों की है। यही वह जगह थी जहां नारी की माँ बसी थी। उसने साफ कर दिया कि चाहे कोई कानूनी या आर्थिक दबाव क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगा। डुजून के इस अटल जज्बे को देखकर डुगबोंग को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और वह चुपचाप चला गया। इसके बाद डोजून ने नारी से ताजा ऑक्सटेल लाने को कहा। वह डंपलिंग शॉप के सभी कर्मचारियों के लिए एक खास दावत करना चाहता था। धीरे धीरे नारी और डोजून के बीच भावनाएं और गहरी होने लगी। नारी ने न सिर्फ ऑक्सटेल लाया, बल्कि खुद पकाया भी, ताकि उसका स्वाद सबको अच्छा लगे। वह हर कदम पर ध्यान देती रही कि खाना लजीज और सबकी पसंद के मुताबिक बने। दोपहर जब नारी लौट रही थी, दूर से डक्शिम उसे चुपके चुपके फॉलो कर रही थी। नारी को इसका पता नहीं था। इसी दौरान एक मुलाकात में डकबोंग ने वह वजह बताई कि क्यों डूजून ने उसका कानूनी पिता बनना स्वीकार किया था। बाद में नारी और डूजून झील के किनारे मिले। डूजून खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसे बहुत सलीके से लपेटा गया था। जब उसने वह डिब्बा नारी को दिया, उसकी आंखों में कोमलता और अनकहा सा भाव चमक रहा था। नारी ने डिब्बा खोला और निशब्द रह गई। उसमें उसकी माँ का पुराना फोन था। जैसे ही उसने देखा कि उस फोन में पुरानी कीमती तस्वीरें सुरक्षित थीं, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। इसी बीच डाडा ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग सीधे नारी और डू जून से मिले। पूछताछ के बाद वे सारी जानकारी की पुष्टि करना चाहते थे। नारी ने कहा कि डू जून वही है जिसे सब जानते हैं। नारी निशब्द रह गई जब उसने डू जून के बारे में लोगों की सकारात्मक बातें सुनी। उसने बिना झिझके नारी सीधा डू जून के पास पहुंची। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, अपने जज्बात जताने का खामोश तरीका। लेकिन साथ ही नारी ने उससे कहा कि वह उस घर को छोड़ दे जो उसकी माँ का है। डूजून ने चुपचाप सुना और मना कर दिया। उसने नारी को सीधे घर के अंदर ले लिया। नारी ने आह भरते हुए कहा कि उसे अपने बचपन की पुरानी बातें याद आ रही हैं। वो धुंधली यादें जिन्हें वह भूली हुई समझती थी, अचानक साफ होने लगी। नारी ने अपने बचपन की हर बात याद की, उसकी माँ और डूजून की छोटी छोटी मुलाकातें। तब डूजून बस एक अनाथालय का बच्चा था, लेकिन उसने गहरा असर छोड़ा था। यह सुनकर डूजून ने बस इतना कहा कि वह उसकी बात सुने, शक न करे और पूरी तरह उस पर भरोसा करे। डूजून जानता था कि उसका किया हुआ काम नारी को थका सकता है, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे वह रोक नहीं सकता था। इसी बीच जैसे ही माहौल शांत होने लगा, अचानक योजू घर आ गई, बुरी तरह नशे में। शराब के असर में वह अपने कदमों और हरकतों पर काबू नहीं रख पाई। घर में दाखिल होते ही संतुलन खोकर वह डूजून पर गिर पड़ी, जिससे एक बेहद अजीब स्थिति बन गई। नारी ने तुरंत योजू को धक्का देकर हटाया, लेकिन अफरा तफरी में वह खुद डूजून से टकरा गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। यह
दृश्य सबको हैरान कर गया। नशे की हालत में योजू बेसुध होकर रोने हंसने लगी। उसने कहा कि उसके दोस्त उसे छोड़ चुके हैं और अब उसके साथ कोई नहीं है। अचानक उसने नरी को गले लगा लिया। वह चिपक कर रोने लगी, अपनी किस्मत और दुनिया की बेरुखी को कोसते हुए। छोटा और शांत घर अब उसकी बेकाबू भावनाओं से अराजक हो गया। नारी ने तुरंत डूजून को चेतावनी दी कि वह येओजू के पास न जाए, क्योंकि वह अक्सर दूसरों की चीजें छीन लेती है। डूजून ने हैरानी से पूछा, क्या मैं नारी की कोई चीज हूँ? नारी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में कई विरोधाभासी भावनाएं उठ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसी अजीब स्थिति में खड़ी है जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। अगली सुबह येओजू अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। उसने तुरंत नारी के घर से ली हुई एक तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर दी, लेकिन जब नारी ने यह देखा वह गुस्से से भर गई। उसने येओजू को डांटा कि उसने बिना पूछे निजी जगह की तस्वीरें पोस्ट की। नारी की सख्त प्रतिक्रिया देखकर येओजू ने बात घुमा दी। उसने बताया कि जोंगजिन जल्द ही हांगकांग लंबे बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और उसके बाद शादी करने का इरादा है। येओजू ने यह भी कहा कि अगर वह जोंगजिन के साथ जाती है तो नारी को छोड़ देगी और उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन यह बात नारी को शांत नहीं कर सकी, बल्कि दोनों के बीच बहस और भी बढ़ गई। नारी ने बेझिझक कह दिया कि येओजू बेशर्म है और दूसरों के सहारे जीती है। कड़वे शब्दों ने दोनों औरतों के बीच का पुराना टूटा रिश्ता पूरी तरह उजागर कर दिया। अपमानित होने के बावजूद येओजू आत्मविश्वासी रही और भड़काऊ जवाब दिए। उसने कहा कि अब वह सब कुछ पा चुकी है जो कभी नारी ने पाने का सपना देखा था। यह टकराव उनके बीच की दूरी को अपूरणीय बना गया। सिर्फ खामोश नफरत बची। हालात और उलझ गए जब अचानक डियोकबोंग सामने आ गया। वह जमीन की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट लाया था। उसने नारी को साइन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह नारी ने सख्ती से मना कर दिया। कार तक लौटते समय डियोकबोंग की मुलाकात येओजू से हो गई। जब उसने जिक्र किया कि डूजून दरअसल नारी का कानूनी सौतेला पिता है, येओजू घबरा गई। नरे ने तुरंत डियोकबोंग का मुंह दबा दिया और उसे आगे कुछ कहने नहीं दिया। साथ ही उसने जल्दी से डूजन को घर के अंदर लौटने के लिए कहा। उस पल से डूजन ने जानबूझकर नारी से दूरी बनाना शुरू कर दी। जब भी वह पास आती वह बचने लगा। अचानक हुई इस दूरी ने डंपलिंग शॉप का माहौल बोझिल और उलझन भरा बना दिया। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी बॉस के अजीब बर्ताव को देखकर अपनी जिज्ञासा छुपा नहीं पाए, लेकिन चाहे कोई भी पूछे डूजन चुप रहा और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इधर एक धूप भरी सुबह नारी उस छोटे बगीचे में पहुंची जहाँ डूजन अक्सर सब्जियां उगाता था। जैसे ही उसने उसे देखा उसके दिल में भावनाएं जोर से उमड़ आईं। नारी पास गई और अपना दिल खोलकर बातें शुरू की। उसने अपने बचपन की कड़वी यादें और अपनी माँ के साथ बिताए पल सुनाए। जब उसने यह हिस्सा कहा, आंसू लगातार गिरते रहे क्योंकि वह दर्द कभी भरा ही नहीं था। वह रोई और उन खामोश चोटों के बारे में बोली जो हमेशा उसके दिल को भारी कर देती थी। उस वक्त दुजुन चुपचाप उसके पास था। वह जल्दबाजी में उसे दिलासा देने नहीं लगा, बल्कि धीरे धीरे उसे सब्जियां उगाना सिखाने लगा। दुजुन ने समझाया कि उसकी माँ उन उपनामों का इस्तेमाल नफरत से नहीं करती थी, बल्कि लाचारी और थकान के कारण। दुजुन के दिल में वह औरत हमेशा सहने वाली और अपने बच्चों को अपने तरीके से चाहने वाली माँ थी। इसी दौरान दादा के वित्त विभाग के लोग संयोग से नारी के अंकल से सोना में मिले। उन्होंने मौका नहीं गंवाया और तुरंत उसे ग्रुप के चेयरमैन से मिलवाया ताकि शर्तें तय की जा सकें। चेयरमैन ने ठंडे लहजे में कहा कि अगर वे आदेश मानेंगे तो वह और उसकी भतीजी सुरक्षित रहेंगे। यह बयान एक सोची समझी चाल जैसा था जिसने नारी के अंकल को मुश्किल में डाल दिया। वापस नारी की तरफ उसने डुजुन से कहा कि वह उसे साइकिल चलाना सिखाए ताकि तनाव कम हो सके। वह मान गया और दोनों ने एक सुनसान पेड़ों से घिरी सड़क चुनी जो शांत नदी के किनारे थी। पेड़ों से छनकर आती धूप में नारी डगमगाती साइकिल पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शुरुआत में वह अस्थिर थी, लेकिन डुजुन की धैर्यपूर्ण मदद से धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने हैंडल को अच्छे से थाम लिया। उस सन्नाटे भरे दृश्य में हंसी गूंज उठी, मानो सारे दर्द को कोई मरहम लग गया हो। नारी को लगा कि वह पहली बार अपनी सच्ची भावनाओं के साथ जी रही है, न डर न सतर्कता। इसी बीच एक कोने में डक्सिन उन्हें चुपके चुपके फॉलो कर रही थी, बेचैनी से घिरी हुई। कदम संभाले न संभले और वह सीधे नारी की साइकिल से टकरा गई। तेज टक्कर से नारी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह टकराया और गंभीर चोटें आईं। नारी दर्द से अपना पेट पकड़कर बैठ गई। वह खुद से उठ भी नहीं पा रही थी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। डुक्सिन ने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और उसे फौरन वहां आने के लिए कहा। उधर नारी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सीधे डुजुन को मदद के लिए कॉल किया। जैसे ही कॉल मिली, डुजुन ने एक पल भी देर नहीं की। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और भागकर उसकी तरफ दौड़ा। नारी को अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका पूरा चेकअप हुआ ताकि चोटों की सही स्थिति पता चल सके। डॉक्टर काम कर रहे थे और डुजुन बाहर
गैलरी में टेंस होकर इंतजार करता रहा। ज्यादा देर नहीं हुई कि डक्सिन भी पहुंच गई और गुस्से में थी जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन ने यह सब किया। उसने डक्सिन को डांटा और कहा कि वह तुरंत नारी से माफी मांगे। जब नारी होश में आई, उसने अस्पताल के कमरे में डक्सिन से मिलने के लिए हामी भरी। उसने साफ साफ पूछा, यह जानबूझकर था या बस एक हादसा? इतने सीधे सवाल के सामने डक्सिन ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने मान लिया कि यह सब जानबूझकर था। यहीं तक नहीं, उसने नारी को बेशर्मी से 2 नावों पर सवारी करने वाली कहा। ये शब्द उसके भरोसे पर ऐसे लगे जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। नारी निशब्द रह गई। वापसी के रास्ते पर डक्सिन ने अचानक अपने भाई से पूछा कि क्या उसे नारी पसंद है, लेकिन डुकबोंग ने सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि नारी और डुजुन सौतेले पिता बेटी हैं। यह सुनकर डेओक्शिम बहुत खुश हो गई। इसी बीच योजू आत्मविश्वास से जोंगजिन के सामने खड़ी थी। उसने कहा कि वह नारी से सुलह करने में सफल हो गई है। योजू ने समझाया कि बहुत टकराव और लड़ाइयों के बाद दोनों ने अंततः सारे झगड़े भुलाकर पुराना रिश्ता दोबारा बना लिया है। उसकी बातों में वह खुशी छुप नहीं रही थी जिस सुलह को वह कभी असंभव मानती थी। जोंगजिन ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसने भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड में यह बदलाव खुद देखा था। अस्पताल ही वह जगह बन गया जहाँ नारी ने इस खामोश इंसान की बिना शर्त मोहब्बत देखी। उसी वक्त डेओक्शिम का फॉस्टर फादर आ गया। उसने घमंडी लहजे में उसे फिर से धमकाया। उसने कहा कि अगर उसने अस्पताल से निकलने के बाद जमीन नहीं दी तो वह नारी को नुकसान पहुंचाएगा। सब कुछ होने के बाद नारी डेओकबोंग के घर पहुंची ताकि डेओक्शिम से मिल सके। जो घर पहले शांत था, अचानक इस अहम मुलाकात से गंभीर माहौल में बदल गया। नारी ने नरमी से बातें शुरू की। उसने अपनी सच्चाई और गलतफहमी दूर करने की चाहत साफ दिखाई। उसने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी बल्कि शुक्रिया भी अदा किया कि डेओक्शिम ने पहले हिम्मत दिखाकर अपनी गलती मान ली। धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया जब डेओक्शिम ने भी सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने हैरानी जताई और माना कि वह नारी से जलन करता था। यह बातचीत हमदर्दी और समझौते पर खत्म हुई। दोनों को एक बेहतर रिश्ता बनाने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही सब कुछ संभलता दिखा, पुलिस अचानक डुजुन के घर आ पहुंची। माहौल तनावपूर्ण हो गया जब उन्होंने बताया कि उन्हें एक आधिकारिक शिकायत मिली है। शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि नारी का कानूनी अंकल जुंगनम था। उसने डुजुन पर कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया, गैर कानूनी हिरासत, धमकी और हिंसा। पुलिस ने पूरे आरोप पढ़कर सुनाए, जिनमें किडनैपिंग और निजी आजादी का उल्लंघन शामिल था। डोजुन सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा इंसान जिसे वह कभी करीबी मानता था, इस कदर पीठ में छुरा घोंप सकता है। उसे पता था कि उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन आरोप इतने पक्के थे कि उसे शक हुआ कि इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। निजी मुलाकात में उसने अपने शक जाहिर किए कि दादा के वित्त विभाग का इसमें हाथ है। उसने कहा कि दादा की तरफ से प्रतिनिधि ब्योंगवू है, जिसने बचपन से उसे पाला था। यह जटिल रिश्ता पहले से ज्यादा उलझा और अनिश्चित बन गया। देओकबोंग को शक हुआ कि यह मुकदमा दरअसल जमीन हड़पने की योजना का हिस्सा है। वह जानता था कि दादा हर हाल में उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है जिसे डोजुन बचा रहा था। डोजुन और डेओकबोंग ने ठान लिया कि उन्हें सच्चाई उजागर करनी होगी और डोजुन की इज्जत और आजादी की रक्षा करनी होगी। इसी बीच डेओकबोंग ने नारी से कहा कि जब से उसने उससे बातें शुरू की हैं, उसकी जिंदगी बदल गई है। अब उसकी जिंदगी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वह उस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता। उसने कहा कि नारी की समझदारी, बुद्धिमत्ता और अनोखी खूबसूरती उसे हमेशा प्रभावित करती है। जब भी वे मिलते हैं, डेओकबोंग खुद को उसकी बातों और हंसी में डूबा पाता है। उसी समय नारी चुपचाप डुकबोंग की बदली हुई भावनाओं को देख रही थी। उसके मन में मिश्रित भावनाएं और चिंताएं थीं, लेकिन जब डुकबोंग ने उससे डेट करने की इच्छा जताई तो नारी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अभी कोई नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती। नारी ने समझाया कि उसकी जिंदगी बहुत सारे उलझे हुए बदलावों से गुजर रही है। उसे अकेले समय चाहिए ताकि वह खुद पर और अपने तात्कालिक लक्ष्यों पर ध्यान दे सके। डुकबोंग ने उसकी बात समझी और उसके फैसले का सम्मान किया, लेकिन फिर भी उसने मन ही मन उम्मीद रखी। उसे आशा थी कि भविष्य में जब दोनों तैयार होंगे तब शायद वे फिर कोशिश कर पाए। अगले दिन डुजुन ने नारी से नदी किनारे मुलाकात की और उससे कहा कि वह उसे भूलकर चली जाए। दोपहर की शांति में नारी अपनी पड़ोसन के घर गई और उसकी मदद की पकौड़ी डम्पलिंग लपेटने में। इस दौरान उसने अपने बचपन की यादें बांटी, जब उसके पिता उसे बाहर घुमाने ले जाया करते थे। उन सफरों को याद करते हुए उसके चेहरे पर हंसी थम ही नहीं रही थी। पड़ोसन भी उसकी बातों के साथ खुशी से झूम उठी। इसी बीच डुकबोंग के पिता ने म्यूजियम का दौरा किया और उन्हें जमीन के विवाद की बातें याद आ गईं। उसने डुजुन से कहा कि वह अच्छे कपड़े पहने क्योंकि वह उसे किसी खास जगह ले जाना चाहती है। डुजुन ने हामी भरी। वह उत्साहित था, यह जाने बिना कि नारी उसे कहाँ ले जाएगी। दोनों बस में साथ बैठे। नारी ने धीरे धीरे उनके बचपन की कहानियां सुनानी शुरू की। गर्म यादें
यादें और छोटी-छोटी रोमांचक बातें उन्हें और करीब ले आईं और एक दूसरे को और बेहतर समझने का मौका मिला। आखिरकार वे उस शानदार रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे जिसे नारी ने बड़े ध्यान से चुना था। यह उनकी पहली डेट थी। नारी ने इस दिन की अहमियत और डूजून के लिए अपने जज्बात पर जोर दिया। जब वे साथ बैठे तो नारी ने सुकून के लिए अपना सिर डूजून के कंधे पर रख दिया। खामोशी और उनकी नजरें ही उनके दिल की गहराई बयां कर रही थी। डूजून बहुत ध्यान देने वाला था। चलते समय जब नारी के पैर में चोट लगी तो उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उस सच्चे ख्याल ने नारी को गर्माहट और खास होने का एहसास कराया। यह डेट उनके लिए यादगार और मायने रखने वाली साबित हुई। इधर जोंगजिन योजू को अपने करीबी दोस्तों से मिलवाने ले गया। योजू को देखते ही सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि योजू सचमुच एक दुर्लभ सुंदरता है। उनकी आंखें बार बार उसकी ओर खींच रही थीं, प्रशंसा और खुशी से भरी हुई। योजू न सिर्फ आकर्षक लगी बल्कि अपनी दोस्ताना स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। इधर जोंगजिन ने नारी को कॉल किया लेकिन उसने न फोन उठाया और न ही मैसेज का जवाब दिया। परेशान होकर जोंगजिन ने मैसेज किया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने पिछले दिनों में क्या गलत किया। यह देखकर योजू गुस्से से उसका फोन जमीन पर पटक देती है। योजू ने कहा कि वह अब तक का सबसे बुरा इंसान है जिससे वह मिली है। उसके दिल में गुस्सा तूफान की तरह उमड़ आया। योजू गहरे तक आहत महसूस कर रही थी। इसी बीच डेओक्शिम नारी से मिलने पहुंची और कहा कि उसके पास कुछ जरूरी बात है। उसने पूछा कि नारी कब सियोल जा रही है, लेकिन जैसे ही उसने डूजून को देखा वह जल्दी से निकल गई। डेओक्शिम ने तुरंत अपने भाई को कॉल करके बताया कि नारी उसी सुबह सियोल जा रही है। दुकबोंग उसे लेने आया और रोज वाली गाड़ी से उसे सियोल ले गया। नारी के जाते ही डोजून को गहरा खालीपन महसूस हुआ। उसे नारी की बहुत याद आने लगी। उसने तय किया कि वह नारी को कॉल करेगा ताकि कुछ किताबें वापस दिलवा सके जो उसने वहीं छोड़ी थी। लेकिन उससे मिलने से पहले वह नर्वस और परेशान था कि कहीं उसके जज्बात सामने न आ जाए। जब वे फिर मिले तो उसने सामान्य बनने की कोशिश की और कहा कि वह बस कुछ किताबें देना चाहता था, लेकिन वह खुद को संभाल न सका। डोजून की आंखों में रुका हुआ दर्द साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने कबूल किया कि वह लंबे समय से अपने दिल की बात दबा रहा है। बचपन से ही डोजून उसे चुपके चुपके पसंद करता आया है। उसका दिल और रोक न सका। उसने आगे बढ़कर नारी के होंठों पर एक प्यार और सच्चाई से भरा चुंबन रख दिया। थोड़ी देर बाद नारी और डोजून बस स्टॉप पहुंचे। वह बस पर चढ़ गई और डोजून ने कहा कि उसे अगली स्टॉप पर उतरना है। नारी ने भरी आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप महसूस करती रही। उसने जाना कि यह मुलाकात उनकी लंबी कहानी का बस एक छोटा हिस्सा थी, लेकिन उसके दिल में खुशी ऐसे फैल रही थी जैसे बसंत की धूप। दोनों समझ गए कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे, क्योंकि उनका प्यार अभी भी रास्ते के अंत पर उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद नारी ने डोजून को कॉल किया ताकि वह उसे फोटो भेज सके। दोनों ने टेक्स्ट के जरिए बातें शुरू की। धीरे धीरे उनकी बातचीत और गहरी और नजदीकी बन गई। इसी दौरान डक्षिम पकौड़ी की दुकान पर नौकरी मांगने पहुंची। उसने ऐसा कपड़ा पहना था जो उसे थोड़ा उम्र दराज दिखा रहा था। उधर जोंगजिन ने नारी से संपर्क किया ताकि दोनों बैठकर अतीत की बात कर सके। उन्हें उन छिपे राजों का सामना करना था, खासकर यह सच कि वे कभी शादीशुदा नहीं थे। हालांकि उनके जज्बात गहरे थे, लेकिन जब भी जोंगजिन इस बारे में बात करता नारी उसे टाल देती। उसने तय किया कि वह नारी को एक खास तोहफा देगा, वह तोहफा जो उसकी मां ने गुजरने से पहले छोड़ा था। यह उपहार न सिर्फ कीमती था बल्कि प्यार और पारिवारिक बंधन का प्रतीक भी। जब जोंगजिन ने कहा कि डोजून गंभीर रूप से बीमार है और नाजुक हालत में है, तो नारी ने तुरंत एक दोस्त की कार लेकर जाने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद जोंगजिन और योजू के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। कड़े शब्द और नफरत से भरी नजरें तलवारों की तरह टकराईं। उन्होंने बिना रुके एक दूसरे पर हमला किया, एक दूसरे को कोसते हुए और माफी से इनकार करते हुए। आखिरकार इस टकराव के बीच योजू अपनी आंखों के आंसू रोक न सकी। गर्म आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। वह अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उस छोटे से आंसू में निराशा का पूरा समंदर और समझे जाने की चाहत छुपी थी। योजू की यह रोना सिर्फ अपने लिए नहीं था बल्कि जोंगजिन के लिए उसके भावनाओं का इजहार भी था। अब यह रिश्ता टूट चुका था। इधर नारी तुरंत अपने गांव लौटी। उसने डोजून से पूछा कि उसे कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है। डोजून ने उसकी चिंतित आंखों में गहराई से देखा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने नारी को हल्के से गले लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार डोजून ने कबूल किया कि वह बीमार है। डोजून ने कहा कि शायद यह सब उसके उस काले अतीत से जुड़ा है जिसे उसने झेला था। नारी उलझन में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि डोजून किस दौर से गुजरा है। नारी उस आदमी के लिए गहरी चिंता महसूस कर रही थी जिसे वह प्यार करती थी, लेकिन फिर उसे एक अहम बात याद आई। वह एक कविता थी जो उसने डोजून के लिए लिखी थी। उस कविता में नारी ने सच्चे प्यार और बलिदान पर अपनी भावनाएं
भावनाएं साझा की थी। यह उसकी तरफ से अपने प्यार को जताने का तरीका था ताकि डूजुन उसके दिल की गहराई समझ सके। डूजुन ने उस कविता की हर पंक्ति भावुक नजरों से पढ़ी। उसे समझ आया कि उनका प्यार खास है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। नारी म्यूजियम गई डकबॉल से मिलने। उसे कहा गया कि वह सियोल में रहते हुए डकशिम की स्थिति की जांच करे। इसके बाद नारी ने डुजुन से कहा कि वह उसके साथ ग्रीन हाउस चले जहां वह सब्जियां उगाता है। वहां उसने कहा कि अब वे अपने पिता बेटी वाले रिश्ते को खत्म करके डेट शुरू करें, लेकिन डुजुन ने हामी नहीं भरी। उसने नारी से कहा कि वह उसे थोड़ा और इंतजार करे। एक प्रतिनिधि ने डुजुन से मुलाकात की और अतीत की दुखद कहानी याद दिलाई। जिस आदमी की मौत डुजुन के साथ एक अजीब लड़ाई में हुई थी वह नारी का पिता था। यह कहानी और भी दुखद हो गई। वह याद उसके दिल को सताने लगी। दुजुन का मानना था कि नारी का पिता मरा नहीं है। वह इसे खुद जाकर पक्का करना चाहता था। जब वह लंबे काम के बाद अपने शांत घर लौटा तो वही याद फिर सामने आ गई। लड़ाई में गिरे उस आदमी की छवि अब भी डुजुन के जहन में पीछा करती रही। वह दृश्य उसकी यादों में इस कदर गहरा अंकित था कि वह उस दर्द से निकल नहीं पाया। माफी उसके लिए कभी मौजूद नहीं थी। डकबोंग के पिता ने डकबोंग से कहा कि वह होंग डम्पलिंग शॉप की जमीन वापस ले आए। नारी की एक दोस्त पकौड़ी की दुकान पर आई और डुजुन से बात की। उसने उसे कड़ी डांट लगाई, लेकिन नारी ने उल्टा अपनी दोस्त को ही दोषी ठहराया। नारी ने कहा कि उसकी ऐसी बातें उनकी दोस्ती में दरार डाल रही हैं। योजू अस्पताल गई अपने पिता से मिलने, जो गंभीर बीमारी की वजह से लंबे समय से भर्ती थे। उसका दिल चिंता और उम्मीद से भरा हुआ था कि उसके पिता जल्द ठीक हो जाएं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, अचानक उसकी नजर डकबोंग पर पड़ी। काफी समय बाद उसे देखकर वह खुश हुई, लेकिन जब उसने उससे पूछा कि क्या उसने उसे याद किया था तो डकबोंग ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। योजू उसके इस अजीब बर्ताव से निराश और गुस्से में थी। उसी समय योजू को दरवाजे के बाहर से चीखें और मदद की पुकार सुनाई दी। उसने सिर घुमाया और देखा कि डकशिम को अजनबियों का एक झुंड घसीट कर ले जा रहा था। वे लोग उसे बाहर खड़ी कार में डालने की कोशिश कर रहे थे। योजू का दिल अचानक कसक उठा। उसने साहस दिखाकर डकशिम को उन अजनबियों के हाथों से छुड़ा लिया। घर लौटकर नारी ने तुरंत दुजुन को कॉल किया और बताया कि उसने अपनी दोस्त से सुलह कर ली है। दुजुन डाडा फाइनेंस कंपनी गया नारी के अंकल से मिलने और अतीत के बारे में पूछने। वह नारी के पिता के सच को जानना चाहता था। टीवी शो थ्री हेवनली किंग्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक के लेखक एक पकौड़ी की दुकान पहुंचे। वे अगला एपिसोड शूट करना चाहते थे और एक खास डिश ढूंढ रहे थे। पकौड़ी को टीवी दर्शकों के लिए एकदम सही विकल्प माना गया, लेकिन जब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा तो डुजुन ने बिना किसी वजह बताए साफ मना कर दिया। दादा के प्रतिनिधि बायो मू ने मीटिंग रूम में नारी के अंकल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। कमरे में छाई चुप्पी ने माहौल को भारी और तनावपूर्ण बना दिया। प्रतिनिधि ने आगे कहा कि अगर डुजुन न होता तो यह जमीन उसके पास होती। उसके इस बयान ने सभी का ध्यान डुजुन की खास स्थिति की ओर खींचा। ये सवाल न सिर्फ चुनौती थे बल्कि जटिल सौदेबाजियां भी। अब हालात हर किसी के हित, जिम्मेदारी और निजी भावनाओं के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। नारी ने डुजुन से मंदिर चलने को कहा ताकि वह अपने पिता के बारे में बात कर सके। उसने वहां अपने बचपन का सपना साझा किया। नारी ने साफ तौर पर जताया कि अब तक उसके डुजुन के लिए जज्बात सच्चे रहे हैं। दादा फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि डुजुन की पकौड़ी की दुकान पहुंचा। उसने नारी के असली पिता का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र लाकर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। उसके लिए सब कुछ धुंधला और उलझन भरा हो गया, लेकिन डुजुन ने खुद को उस निराशा के आगे झुकने नहीं दिया। उसने प्रतिनिधि को सख्त नजरों और अडिग जज्बे से चेतावनी दी थी। योजू ने डुकबोंग को डिनर पर चलने को कहा। वह एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती थी। योजू पकौड़ी की दुकान में दाखिल हुई थी। उसे पता चला था कि नारी ने डुजुन की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी है। इस बात ने योजू को बेचैन कर दिया। उसे लगा कि नारी की जिंदगी डुजुन की मौजूदगी से पूरी तरह उलट पुलट हो गई है। योजू और जानना चाहती थी कि दोनों के रिश्ते में अब तक क्या क्या बदल चुका है। नारी का अंकल पकौड़ी की दुकान पहुंचा और उसने डुजुन और नारी को चूमने ही वाला देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही हैरानी और सदमा भी। डुजुन चुपचाप नारी के अंकल को देखता रहा। उसके दबे हुए जज्बात उसके दिल में उतरने लगे। अंकल की मांगों का सामना करते हुए डुजुन को ऐसा लगा जैसे वह एक बड़े बदलाव के सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी वह नारी को छोड़ नहीं सकता था, उस लड़की को जिसे वह बचाने के लिए सब कुछ दे रहा था। नारी खुद को एक मुश्किल में पाई। दो परिचित लोगों के बीच तनाव ने उसे दुविधा में डाल दिया। उसने महसूस किया कि दबाव उसके कंधों पर और भारी होता जा रहा है। उसकी सोच और उलझ रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके परेशान मन में टकराने लगी। नारी समझ गई कि अब उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो
उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने डूजुन से पूछा कि उसने उसे अमान्य शादी वाले मुकदमे के बारे में क्यों नहीं बताया। डूजुन ने जवाब दिया कि उसे यह मुकदमा जीतना ही होगा क्योंकि वह जगह नारी से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन नारी ने कहा कि वह उन्हें सौतेले पिता और बेटी की स्थिति में नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने तय किया कि वह आने वाले मुकदमे में गवाही नहीं देगी। सुबह सुबह लेखक पकौड़ी की दुकान पर इकट्ठा हुए जहाँ वे अक्सर मिलते थे। वे खुशबूदार गाड़ी और हल्की कड़वी कॉफी के प्याले लेकर आए। यह सम्मान जताने का एक तरीका था। उनकी मौजूदगी उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का तरीका थी जिन्होंने इस कार्यक्रम का साथ दिया था। दुकान के पकौड़ी बनाने वालों ने लेखकों का अपने परिचित अपनापन और गर्मजोशी से स्वागत किया। रचनात्मक सफर के दौरान वे करीबी दोस्त बन गए थे। हर एक के सामने गर्म कॉफी का प्याला रखा गया। लेखन टीम के खास आदर वाले डूजुन ने खुशी साझा करने के लिए हामी भर दी। लेखन टीम बेहद उत्साहित हो गई कि डूजुन ने उनका दोस्ताना निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि यह अनमोल रिश्ता आगे भी लेखन टीम को हर चुनौती पार करने में मदद करेगा। भविष्य में वे साथ मिलकर नई और गहरी कामयाबियों तक पहुंचने की उम्मीद करते थे। येओजू डकबोंग के पास गई इस उम्मीद से कि दोनों को फायदा देने वाला सौदा हो सके। उसने कहा कि वह उसे सीनियर नारी से मिलवा देगी बदले में जो वह चाहती है उसके लिए। डूजुन नारी को एक खास जगह ले गया जहाँ उसकी माँ अक्सर आया करती थी जब वह जिंदा थी। वहाँ उसने समझाया कि उसे वह जमीन क्यों बचानी पड़ी। डकबोंग योजू की सलाह लेने के बाद साफ इरादे के साथ नारी से मिलने आया। उसका मकसद नारी का दिल जीतना और उसे लेकर सियोल लौटना था। लंबे सोच विचार और मनन के बाद उसने सियोल जाने का फैसला किया। नारी ने डकबोंग का प्रस्ताव मान लिया। रवानगी से पहले नारी ने ग्रीन हाउस की जमीन पर डूजुन से आखिरी बार मुलाकात की। उसने अपनी माँ का फोन उसे दे दिया, एक रहस्यमय और अर्थपूर्ण निशानी की तरह। उस काम से डूजुन उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों में साफ हिचकिचाहट और भ्रम झलक रहा था। डकबोंग ने योजू से पूछा कि उसके और नारी के बीच पहले क्या हुआ था। योजू ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसने नारी का 9 साल का बॉयफ्रेंड छीन लिया था। फिल्मांकन सबके योगदान से आसानी और सफलता से पूरा हुआ। इसके बाद डकबोंग ने नारी से मिलने का समय तय किया और उसने उनके पिछले किस्से का जिक्र किया। डकबोंग चाहता था कि वह डूजुन के लिए आने वाले मुकदमे में गवाही दे। नारी की गवाही बेहद अहम मानी जा रही थी और मुकदमे की दिशा बदल सकती थी। उसने इस अनुरोध पर बहुत सोचा लेकिन तुरंत कोई फैसला नहीं कर पाई। फिर डूजुन और डकबोंग के 2 कर्मचारी नारी के पिता की मौत की और गहराई से जांच करने लगे। जांच के दौरान डूजुन लगातार पुरानी यादों और गुजरे वक्त को सोचता रहा। उसे पुराने दिन याद आए, वे लम्हे जिन्हें डूजुन कभी नहीं भूल पाया। उसने और नारी ने जवानी की खुशियां साझी और जिंदगी की कई चुनौतियां भी झेली। वे यादें हमेशा के लिए डूजुन के दिल में अंकित हो गईं, जुदा न होने वाले हिस्से की तरह। एक दिन डूजुन का फोन बजा और दूसरी ओर से नारी की आवाज आई। उसने बताया कि वह कल आखिरी फ्लाइट ले रही है और डूजुन के लिए भी टिकट खरीद लिया है। ये दिन डूजुन एयरपोर्ट पहुंचा नारी से मिलने और वे दोनों एक ही फ्लाइट में सवार हो गए। दोनों साथ यात्रा करने लगे और अपने पल का आनंद लिया, मानो वे कभी जुदा ही न हुए हों। इसी बीच येओजू ने डकबोंग को कॉल करके बताया कि नारी और डूजुन ने नारी की आखिरी फ्लाइट पकड़ ली है। सफर के दौरान डूजुन ने उसे बताया कि वह जेल में रह चुका है और नारी की माँ उससे मिलने आई थी। नारी ने साझा किया कि उसे एक पिता की जरूरत थी और वह डूजुन को अपना सौतेला पिता नहीं बनाना चाहती थी। अदालत में माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि अतीत की बातें उजागर हुईं। डूजुन का काला अतीत सबके सामने पूरी तरह खुल गया। नारी के अंकल के वकील ने उसकी माँ और डूजुन की शादी के बारे में सवाल किए। उन्होंने नारी से पूछा कि क्या उसे इस शादी के बारे में पता था। उसने मजबूती से जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं पता था। नारी से यह भी पूछा गया कि क्या वह मानती है कि शादी अमान्य है या नहीं। उसने दृढ़ता से नहीं कहा। नारी का जवाब सुनकर उसके अंकल का वकील चुप रह गया। इसके बाद डूजुन के वकील की जिरह शुरू हुई। उसने पूछा कि नारी और डूजुन का रिश्ता क्या है। उसने जवाब दिया कि डूजुन उसका सौतेला पिता है। दूसरी ओर येओजू साहस दिखाकर स्कूल में दाखिल हुई डकबोंग की छोटी बहन की मदद करने। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और डकशिम को गुंडों के हाथों से छुड़ा लिया। खतरे से बाहर निकालने के बाद येओजू उसके साथ बैठ गई और बात करने लगी। डकशिम ने अपने भाई के पुराने प्यार की एक लड़की के बारे में बताना शुरू किया। येओजू अपनी जिज्ञासा छुपा न सकी और उससे और जानकारी मांगी। डकशिम ने बताया कि उसमें और अपने भाई की एक्स प्रेमिका में कई समानताएं हैं। इससे येओजू को शक होने लगा कि शायद उसके और डकबोंग के बीच कुछ खास है। लेकिन डकशिम ने येओजू को सलाह दी कि वह डकबोंग के लिए सपने न देखे क्योंकि उसका ध्यान अब नारी पर है न कि येओजू पर। यह बात सुनकर येओजू दंग रह गई। अपने दिल की हैरानी और घबराहट को वह छुपा नहीं पाई और सोचने लगी कि क्या सचमुच उसके और डकबोंग के बीच किसी रिश्ते की संभावना है। उस तनावपूर्ण मुकदमे के बाद कोई भी नारी से संपर्क नहीं कर सका।
वह पूरी तरह और अचानक गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। दुजुन बहुत चिंतित हो गया यह देखकर कि नारी कठिन दौर से गुजर रही है और गहरी चोट खा रही है। वह जानता था कि यह दर्द वह साझा नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा चुपचाप फिक्रमंद रहा। उस बेचैनी ने दुजुन को ठानने पर मजबूर किया कि वह हर हाल में नारी का पता लगाएगा। डगबोंग का कॉल मिलने के बाद नारी की दोस्त उसे ढूंढने आई। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, चाहे खोज कितनी भी लंबी चली हो। जब नारी ने अपनी दोस्त को देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी, अपने करीबी साथी की बाहों में सिसकती रही। उसकी आंखों से बहते आंसू साफ दिखा रहे थे कि नारी और उसके आसपास के लोगों के लिए यह कितना दर्दनाक दौर था। उसकी वापसी सबसे अनमोल शुरुआत थी। नारी के पास दोस्त थे जो उसके साथ थे, और यह एक लंबी यात्रा का नया कदम था। भयानक तूफान के बाद दुजुन की जिंदगी पहले से भी ज्यादा थकाऊ और मुश्किल हो गई। दुजुन को प्रेशियस गार्डन की चिंता सताने लगी, जिसे उसने पूरे दिल से संभाला था। हाल का तूफान उसकी सेहत पर बुरा असर डाल गया था, और ज्यादा काम के कारण वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। स्थिति को अच्छी तरह जानने वाले एक करीबी कर्मचारी ने नारी को फोन किया। नारी तुरंत दुजुन के घर पहुंची मदद करने। नारी न सिर्फ उसे हिम्मत देने आई थी, बल्कि उसने अपने दिल की चिंता भी धीरे से बांटी। उसने दुजुन को सलाह दी कि वह अस्पताल जाकर हेल्थ चेकअप और तुरंत इलाज करवाए। नारी समझती थी कि सिर्फ जब दुजुन स्वस्थ होगा तभी वह अपने गार्डन की रक्षा कर पाएगा। उस जमीन से जुड़ी यादें उसके लिए पवित्र थीं, जिन्हें दुजुन को संभालना था। दुजुन ने अपने पिता को फोन करके समझाया कि उसने जमीन छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसने साफ कहा कि वह अब इसमें शामिल नहीं होना चाहता और न ही लड़ाई जारी रखेगा। लेकिन उसके पिता ने यह बात नहीं मानी और इस फैसले से पूरी तरह असंतुष्ट रहे। उसे लगा कि डुगबोंग ने कुछ बहुत अहम चीज, जैसे अपने परिवार की इज्जत, का सौदा कर दिया है। पिता ने मांगा कि वह उनकी बात माने। डुगबोंग को कोई और विकल्प रखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने और भी कड़े मांगे रख दी, जिससे डुगबोंग बेहद उलझन और दबाव में आ गया। अगर उसने बात न मानी तो पिता उसे तुरंत इस्तीफा देने पर मजबूर कर देते। यह स्थिति उसे परिवार के स्नेह और अपने निजी फैसलों के बीच मुश्किल में डाल रही थी। लंबे और उथल पुथल भरे दिनों के बाद नारी आखिरकार दुजुन के साथ रहने लगी। नया घर उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, साथ ही नई उम्मीदें और खुशियां भी। एक धूप वाले दिन जब सब स्थिर होने लगा था, डुगबोंग नारी के घर आया। वह फूलों का गुलदस्ता लाया, जिसे उसकी छोटी बहन ने नारी के लिए चुना था। रंग बिरंगा गुलदस्ता नए घर को और भी गर्मजोशी और रौनक से भर गया। नारी और दुजुन की नई जिंदगी धीरे धीरे शांति और भविष्य की उम्मीदों में गुजरने लगी। नारी ने दुजुन को टेक्स्ट किया उस समझौते की पुष्टि करने के लिए, जिससे वह बेहद उत्साहित थी। नारी को लगा कि यह जरूरी है और उनके रिश्ते में बड़ा कदम साबित होगा। दुजुन ने सहमति तो दी, लेकिन जब उसने समझौते को ध्यान से पढ़ा तो कुछ बातों से असंतोष हुआ। हालांकि वह साफ नहीं समझा पाया, फिर भी उसमें पूरी तसल्ली नहीं थी। दुजुन और नारी ने समझौते पर बहस जारी रखी, एक अंतिम हल तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। दोनों उम्मीद कर रहे थे कि भविष्य के लिए अपने रिश्ते में सुकून पा सकें। तभी अचानक डाडा फाइनेंस के लोग आ पहुंचे। वे पकौड़ी की दुकान के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने पर तुले थे। हंगामे में केवल एक व्यक्ति बच निकला और उसने तुरंत दुजुन को फोन किया। यह बुरी खबर सुनकर दुजुन को हालात की गंभीरता और मंडराते खतरों का एहसास हुआ। उसके दो दोस्त गिरफ्तार हो गए थे। उसे तुरंत और निर्णायक कदम उठाना पड़ा। दुजुन और कुछ खोना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया कि वह हर चुनौती पार करेगा। इसी बीच डुगबोंग ने नारी से मिलने का समय तय किया। ठंडी और हल्की हवा वाली शाम थी। नारी उत्सुक नजरों के साथ बाहर निकली, यह जाने बिना कि आगे क्या उसका इंतजार कर रहा है। वहां पहुंचकर नारी अचानक डाडा फाइनेंस के एक अजनबी और अनजाने इंसान से आमने सामने हुई। यह अचानक हुई मुलाकात उसके लिए उलझन भरी थी और मन में कई धुंधले सवाल खड़े हो गए। नारी समझ नहीं पाई कि वह अजनबी उन लोगों से क्यों जुड़ा हुआ है। इधर योजू गुस्से में थी, क्योंकि उसने कुछ लोगों को डुगबोंग के बारे में बुरा कहते सुना। अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और सच सामने लाने का फैसला किया। योजू की बातों ने एक उग्र टकराव को जन्म दिया, जिससे पुलिस को दखल देना पड़ा। तनावपूर्ण घटना पुलिस स्टेशन ले जाई गई, जहां अफरा तफरी का माहौल था। वहीं दुजुन डाडा फाइनेंस के एक आदमी से सीधी मुलाकात करने गया। दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद भीषण लड़ाई छिड़ गई। डेओक्शिम ने चोरी छुपे नारी को एक यूएसबी दी, जिसमें गुप्त तस्वीरों के साथ एक आत्मालोचना लिखी हुई थी। उसमें दुजुन की गुप्त रूप से ली गई कई तस्वीरें थीं, जिन्हें वह अब तक छुपाकर रखे हुए थी। यूएसबी की तस्वीरें दुजुन और डेओक्शिम के बीच निजी लम्हों को उजागर कर रही थी। उन तस्वीरों की सामग्री उनकी जिंदगी बदल सकती थी। इसने तय किया कि डेओक्शिम से मिलने जाएगी और उसके बारे में जानेगी। जब डेओक्शिम पहुंची तो नारी ने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि दुजुन एक अच्छा इंसान है। डेओक्शिम ने हाँ कहा। उसकी आंखें उसके शुरुआती भरोसे को छुपा नहीं पाई। नारी ने आगे उसके माता पिता और सियोल में हुई घटनाओं के बारे में पूछा। तभी डेओक्शिम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें
ठंडी और दूर सी हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा, उठी और चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद नारी ने डुजुन को लिविंग रूम में बुलाया और उसे डेओक्शिम का पत्र दे दिया। पत्र पढ़ते समय डुजुन ने साथ आई तस्वीर में एक अजीब बात देखी। एक औरत जिससे वह पहले मिल चुका था डुजुन की ओर घबराई और शकी निगाहों से देख रही थी। उसे याद आया कि जब वह पकौड़ी खरीदने दुकान पर आई थी तब भी वही नजर थी। यह तस्वीर डुजुन को बेचैन कर गई और उसके मन में कई सवाल उठा दिए। दुखबोंग नारी को उसके अंकल और परिवार के वकील से मिलने ले गया। वहाँ नारी के अंकल ने अचानक खुलासा किया कि डुजुन ही उसके पिता का कातिल है। यह सुनकर नारी हैरान रह गई और यकीन नहीं कर पाई। उसने तुरंत कहा कि उसे डुजुन के फॉस्टर फादर से मिलना है ताकि सच्चाई साफ हो सके। इसी बीच दुखबोंग तेजी से प्रतिनिधि ब्योंग्यू के पीछे भागा और अधिक जानकारी लेने की कोशिश की। पकौड़ी की दुकान के स्टाफ ने टीवी पर आने के बाद जश्न की पार्टी की। घर लौटकर नारी ने अपने पिता की पुरानी तस्वीर निकाली और ढेर सारी भावनाओं के साथ उसे देखा। पिता की शांत छवि देखकर उसके दिल में अवर्णनीय भाव उमड़ आए। नारी जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह सब कुछ डुजुन के साथ बांटे। उस शाम खुद को संभालने के बाद उसने तय किया कि वह डुजुन का सामना करेगी। नारी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें कांप रही थीं जब उसने उससे पुराने दर्द के बारे में बात करनी शुरू की। उसने दिल दहलाने वाली कहानी सुनानी शुरू की, अपने पिता की मौत की कहानी। डुजुन ने सुना और फिर उस लड़ाई का जिक्र किया जिसमें उसके पिता की मौत हुई थी। सालों पहले की बात बताते बताते नारी रो पड़ी। कुछ न कहकर वह उठी और चुपचाप कमरे से निकल गई। नारी के जहन में अपने प्यारे पिता के साथ बचपन की यादें तैरने लगी। पिता के साथ खिलखिलाती वह नन्ही बच्ची अब बस एक याद भर रह गई थी। सारी गर्मजोशी भरी यादें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। पीछे बस दर्द बचा जो उसके दिल से चिपका हुआ था। अचानक एक फोन कॉल ने नारी को उसकी यादों से बाहर खींच लिया। घबराई नजरों के साथ वह हकीकत में लौटी। फोन पर एक अजनबी औरत की आवाज आई। उसने नारी से पूछा कि क्या वह अब तक अपने पिता को ढूंढ रही है। यह सुनकर नारी हैरान रह गई। उसके पिता के बारे में सवाल जिसने उसे हमेशा तलाश में रखा। उम्मीद और घबराहट साथ साथ उठी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बेहद उत्साहित आवाज में हाँ कहा। अजनबी औरत ने आगे कहा कि वह जानती है नारी का पिता कहाँ है और पूछा कि क्या वह अकेले आकर उनसे मिलना चाहती है। बिना सोचे समझे नारी ने तुरंत हामी भर दी। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने फोन को कसकर पकड़े रखा। नारी जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका है अपने बिछड़े पिता से मिलने का। वह अपनी उत्तेजना काबू में नहीं रख सकी और तेजी से तय जगह की ओर बढ़ गई। नारी उम्मीदों से भरी हुई थी कि यह उसकी तकदीरी मुलाकात होगी। पिता को ढूंढने की जो यात्रा उसने बहुत पहले शुरू की थी वह पूरी होने वाली थी। इसी बीच डुजुन डाडा फाइनेंस ग्रुप का सामना करने गया। भीषण लड़ाई के बाद उसने गुप्त हिसाब किताब की डायरी वापस ले ली। आखिरकार नारी अपने असली पिता से मिली और उनसे बातें की। वह रोते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि वह अब भी जिंदा है। उसी वक्त डुजुन उस भीषण लड़ाई के बाद बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डुजुन के चेहरे और शरीर पर लगे जख्म उस भीषण संघर्ष की गवाही दे रहे थे। उसने जो कुछ अभी अभी झेला था उसके बाद पकौड़ी की दुकान में स्टाफ की कमी हो गई। मजबूरी में दुकान अस्थायी तौर पर बंद करनी पड़ी और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। नारी पूरी रात इंतजार करती रही। हर मिनट खामोशी और बेचैनी में गुजरता गया। उसे वे मीठे पल याद आए जब दोनों हंसते थे और अपने सपने बांटते थे। वे यादें जैसे एक गर्म धारा बनकर इस लंबी और थका देने वाली रात में लौट आईं। जब डुजुन घर लौटा तो नारी का दिल खुशी और गहरी भावनाओं से कस गया। उसने तुरंत अपने पिता से मुलाकात का जिक्र किया और हर बारीकी उसे सुनाई। लेकिन जब उसने डुजुन के शरीर पर चोटें देखी तो उसकी खुशी अचानक दुख में बदल गई। उसने उसे लापरवाह होने का इल्जाम दिया, लेकिन डुजुन ने बस नारी को गले लगाया और फुसफुसाया कि अब सब खत्म हो गया। उस गर्मजोशी भरे आलिंगन ने नारी के दिल में गहरी शांति भर दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। नारी जानती थी कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे और उन्हें पार करेंगे। उनका प्यार गहरा ही नहीं बल्कि भरोसे और मजबूती पर टिका हुआ था। अगले दिन डुजुन डुकबोंग से मिलने गया ताकि विवादित जमीन से जुड़ी बातें की जा सके। उसने डुकबोंग को डाडा फाइनेंस और ग्रीनलैंड के बीच हुए लेन देन के रिकॉर्ड दिखाए। रिकॉर्ड देखकर डुकबोंग बेहद गुस्से में आ गया और तुरंत अपने पिता को फोन किया। उसने कहा कि अब से उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। डुजुन ने अपने एक कर्मचारी से गाड़ी ली और नारी को उसके पिता से मिलाने ले गया। रास्ते में नारी उलझन में थी कि पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। डुजुन ने उसे सलाह दी कि सीधे उनसे पूछे कि वह क्या चाहते हैं और फिर उसी हिसाब से जवाब तय करे। मुलाकात पर पिता ने कहा कि वह घर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें प्रतिनिधि ब्योंगवू द्वारा पीछा और धमकियों का डर था। डुजुन ने भरोसा दिलाया कि डाडा फाइनेंस की जांच हो चुकी है और कानून के हिसाब से जल्द ही कार्रवाई होगी। वापसी पर डुजुन ने नारी को याद दिलाया कि वह अपने पिता से अक्सर मिले क्योंकि यही सबसे अच्छा काम होगा। उसने यह भी कबूला कि वह
वह बस एक सामान्य जिंदगी चाहता है, जैसा कि नारी ने सपना देखा था। प्यार करना, डेट करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब साधारण पर पूरे जीवन की बातें हैं, जैसे हर सामान्य जोड़े का जीवन होता है। यह अप्रत्याशित इजहार सुनकर नारी गहराई से भावुक हो गई। वह अपनी खुशी और हैरानी छुपा नहीं सकी। दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई ताकि इस खुशी भरे मोड़ को यादगार बना सके। इसी बीच प्रतिनिधि ब्यूंग पागलों की तरह नारी के पिता को पकड़ने लोगों को भेज रहा था। वह खुद गंभीर चेहरे के साथ डुजुन से मिलने आया और नोटबुक सौंपने को कहा। उसके ठंडे लहजे और निर्णायक शब्दों ने साफ कर दिया कि बड़ा हादसा होने वाला है। वॉन्सिक डुजुन से मिलना चाहता था और डुजुन ने उसे आत्मसमर्पण की सलाह दी। फिर वॉन्सिक ने प्रतिनिधि को फोन करके कहा कि वह खुद नोटबुक देना चाहता है, लेकिन जब मुलाकात हुई, पुलिस पहले से तैयार थी और छापा मारकर प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया। प्रतिनिधि, उसके आदमी और वंशिक सभी बिना चेतावनी के पकड़े गए। चेतावनी न देने की वजह से नारी डुजुन से नाराज हो गई। वह अकेले काम करने के लिए उसे तुरंत माफ नहीं कर पाई। डुजुन ने बहुत कोशिश की उसे शांत करने की, पर कोई असर नहीं हुआ। दुब्बोंग नारी को उस जगह ले गया जिसे वह भुलाना चाहता था, वो कोना जहाँ उसका पहला प्यार दोनों परिवारों के झगड़े की वजह से टूटा था। दुब्बोंग ने माना कि वह नारी की सच्चाई की वजह से उससे प्यार करने लगा था। उसने कहा कि उसके साथ बिताए वक्त में उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हर दिन रोशन हो रही है। नारी ही वह थी जिसने डुब्बोंग को यकीन, प्रेरणा और सचमुच जीने का एहसास दिया था। नारी के पिता के साथ रहने वाली औरत ने डुजुन को फोन किया और मिलने बुलाया। मुलाकात में नारी के पिता ने डुजुन से कहा कि वह उसकी बेटी से दूर रहे। नारी भी अपने पिता से मिलने गई। उसकी आंखों और दिल में खुशी झलक रही थी। वह चाहती थी कि उसके पिता उसके साथ रहने आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह डुजुन के साथ नहीं रह सकते। नारी समझ नहीं पाई कि उसके पिता ने इनकार क्यों किया, जबकि डुजुन ने इतना कुछ कुर्बान किया था। वह उन दिनों को नहीं भूल सकी जब दोनों ने मिलकर छोटे बगीचे की देखभाल की थी। नारी के दिल में डुजुन सिर्फ प्रेमी ही नहीं बल्कि हमराज भी था। वह उसका खामोश साथी था जिसने पूरे दिल से उसके परिवार की हिफाजत की थी। नारी का यकीन था कि तभी परिवार सचमुच ठीक हो पाएगा, जब पिता उस एहसास को पहचानेंगे। डुजुन ने काफी वक्त से नारी के लिए एक खास डेट की तैयारी कर रखी थी। दोनों ने तय किया कि वे किसी चहल पहल वाले मनोरंजन पार्क में जाएंगे ताकि दिन को पूरी तरह यादगार बना सके। दोनों इस नए आगाज के लिए बेहद उत्साहित थे। हंसी और माहौल ने उस दिन को और भी मायनेदार बना दिया। फिर लंबे समय बाद नारी के पिता अपनी बेटी के घर रहने चले आए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर देखी और भावुक हो गए। तस्वीर की मुस्कान मानो उन्हें पुराने खुशनुमा दिनों की याद दिला रही थी। वह तस्वीर केवल एक याद नहीं थी, बल्कि कभी के सुखी परिवार का प्रतीक थी। इधर डुजुन ने अपनी माँ को बताया कि नारी के पिता इतने सालों बाद लौट आए हैं। उन्होंने तुरंत अपने पति को यह शुभ समाचार दिया, जिससे परिवार का माहौल और भी गर्मजोशी से भर गया। नारी ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने इतने सालों तक उन्हें क्यों छोड़ दिया। पिता अब भी सोचते थे कि डुजुन ही वह इंसान है जिसने परिवार की जिंदगी उलझा दी। उन्होंने हर चीज बिगाड़ने का इल्जाम डुजुन पर डाला। हालांकि नारी जानती थी कि उसके पिता जिद्दी हैं, फिर भी उसने डुजुन के लिए अपनी कृतज्ञता और मोहब्बत संभाले रखी। वह हमेशा सोचती रही कि क्या उसकी सहनशीलता पिता को सच्चे प्यार को समझा पाएगी। चुनौतियों के बावजूद उसने उस शख्स का साथ नहीं छोड़ा जो हमेशा उसके पास खड़ा रहा था। इसी दौरान डुब्बोंग के पिता ने नारी के पिता पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर दिया। उन्होंने एक अच्छे वकील को रखा और दोनों परिवारों के बीच टकराव को चरम पर पहुंचा दिया। डुब्बोंग के पिता खुद नारी के पिता से मिलने गए ताकि सबूत ढूंढ सके और सच साफ हो सके, लेकिन यह मुलाकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, बल्कि हालात और भी उलझा दिए। दोनों पक्षों के बीच भारी माहौल उनके रिश्तों के लिए खतरा बन गया। यह मुकदमा न केवल दोनों परिवारों के भविष्य पर बल्कि उनकी दोस्ती पर भी असर डाल रहा था। इसी समय नारी के पिता ने खुद पहल की और थाने जाकर अपनी गलतियां कबूल की। उन्होंने नारी को फोन करके यह खबर दी, उम्मीद जताई कि वह समझेगी कि उसने यह फैसला क्यों किया। दुब्बोंग ने नारी को रोककर कहा कि वह पहले उसके पिता से मिले और ईमानदारी से बात करे। नारी के पिता ने बताया कि डुब्बोंग के पिता ने ही उन्हें मजबूर किया था कि वह नारी को ले जाकर जमीन पर कब्जा कर ले। मामला निपटाने के बाद डुब्बोंग अपने पिता से मिलने पहुंचा। उसने उनसे उनके कामों के बारे में सवाल किए और उनकी अंतरात्मा को ललकारा। चमकती आंखों से डुब्बोंग ने नारी को सालाना पार्टी में बुलाया और उम्मीद जताई कि वह उसकी मदद कर पाएगी। नारी मुस्कुराई और खुशी से सिर हिलाया। इससे डुब्बोंग का दिल धड़क उठा। अगले सीन में वह येओजू से अपनी नौकरी छोड़ने मिलने गई, लेकिन येओजू ने नारी से विनती की कि वह दुजुन से शादी कर ले ताकि उसे बचाया जा सके। आखिर में नारी डुब्बोंग के साथ पार्टी में शामिल नहीं हुई क्योंकि दुजुन आया और नारी को घर ले गया। उसने कहा कि वह डंपलिंग शॉपर ही रहेगा और जीवन की हर चुनौती का सामना नारी के साथ करेगा।
उन्होंने मिलकर नारी के पिता से मुलाकात की। उन्होंने डुकबॉन के लिए विशेष स्नेह दिखाया। दूजुन और नारी के सामने पिता बार बार डुकबॉन की प्रशंसा करते रहे। इसके बाद दूजुन ने डुकबॉन को गुप्त दस्तावेज सौंप दिया। डुकबॉन ने दृढ़ता से कहा कि वह नारी को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन दूजुन ने कहा कि वह सिर्फ उसका पड़ोसी बने। उस बातचीत के बाद दूजुन नारी को एक छोटे से बुक स्टोर में ले गया, जो एक रोमांटिक गली के कोने में छुपा हुआ था। नारी हैरान और उत्साहित थी यह जानकर कि यह वही जगह थी जहां दूजुन उसे लाना चाहता था। दुकान के अंदर पुराने कागज और देवदार की खुशबू ने एक खास माहौल बनाया। शेल्फ पर नारी ने एक किताब देखी जिस पर उसका अपना नाम लिखा था। उसने उत्सुकता से किताब उठाई और पढ़ने लगी। अंदर दूजुन द्वारा लिखी गई कविताओं की कॉपी थी, जो पूरी तरह नारी को समर्पित थी। भावनाएं लहरों की तरह उमड़ आईं। उसका दिल दूजुन की सच्चाई से भर गया। शांत पंक्तियां उस मौन प्रेम को दर्ज कर रही थी, जिसे दूजुन ने कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं किया था। वह किताब नारी की यादों में हमेशा के लिए संजोई जाने वाली निशानी बन गई। तुरंत बाद नारी डुकबॉन्ग से मिलने गई, उसका धन्यवाद करने और अधूरे बचे मामलों के लिए माफी मांगने। डुकबॉन्ग उत्साहित मन से नारी के घर आया। वह अपने साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आया था। वहीं दूसरी ओर डुकबॉन्ग की मुलाकात अचानक येओजू से हुई और दोनों ने हल्की फुल्की बातें की। उस अंतरंग पल में येओजू ने इजहार किया कि वह डुकबॉन्ग को पसंद करती है और एक नया मौका चाहती है। येओजू ने कहा कि अगर वह उसे फोन करेगा तो यह उनके पहले गंभीर रिश्ते की निशानी होगी। उसी समय दूजुन और डुकबॉन्ग ने मिलकर अदालत जाने का फैसला किया, ताकि अपने वैध अधिकारों की रक्षा कर सकें। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि भाग्य और सम्मान से जुड़ी जंग थी। कई महीनों की तनातनी के बाद आखिरकार दूजुन ने अपनी पहचान और पद वापस पा लिया। नारी और दूजुन भविष्य के लिए राहत और उत्साह से भर गए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। एक साल बाद जब सूरज तेजी से चमक रहा था, दूजुन एयरपोर्ट पर नारी को लेने आया, चेहरे पर चमकती मुस्कान लिए। गर्म धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो पूर्ण प्रेम का दृश्य बना रही थी। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलकर भविष्य की झलक पाने के लिए एक ज्योतिषी से मिलने गए। वे अपने सपने योजनाएं साझा करते हुए आने वाले अच्छे समय की प्रतीक्षा करने लगे। दूजुन ने खुशी से घोषणा की कि वह जल्द ही अपने करियर के लिए एक नई शाखा खोलने वाला है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी कि वह नारी के साथ मिलकर इसे मजबूत बनाएगा। वे प्यार और करियर दोनों में एक उज्जवल भविष्य बनाने की कामना करते थे। इस बीच डुकबॉन्ग ने येओजू को फोन किया और उसे अपने पिता से बदला लेने के लिए एक नाटक में हिस्सा लेने का न्योता दिया। बीते दर्दनाक अनुभव अभी भी डुकबॉन्ग के दिल पर भारी थे और मंच ही उसका सहारा था। येओजू, जो हमेशा उसके साथ रही थी, बिना झिझक उसके साथ खड़ी हो गई। वह समझती थी कि इस समय डुकबॉन्ग को उसकी जरूरत है। दोनों हर चुनौती में हमेशा एक मजबूत टीम रहे। कॉल के बाद येओजू डुकबॉन्ग के घर पहुंची और उसके माता पिता से एक तनावपूर्ण मुलाकात की। वहां उसने अपना परिचय दिया और प्रेमी के परिवार से पहली बार कुछ स्वीकृति महसूस की। उसने यह स्थिरता उन लोगों के लिए चुनी जो मिलकर मुश्किलों से गुजरे और प्रेम का महत्व समझे। येओजू जानती थी कि यह कदम उनके रिश्ते की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह उसके लिए एक अवसर भी था कि वह डुकबॉन्ग के प्रति अपना सम्मान और प्रेम व्यक्त कर सके। येओजू ने साझा किया कि नारी की वजह से उसने एक सार्थक विकास प्रक्रिया पूरी की। वह नारी की आभारी थी क्योंकि उसने हर पड़ाव पर उसका साथ दिया, हिम्मत दी और प्रेरित किया। नारी उसके लिए केवल एक दोस्त नहीं थी, बल्कि एक आदर्श थी जिसने उसे खुद को खोजने में मदद की। येओजू ने अपनी कमजोरियों को पार करना सीखा और आत्मा की ताकत को विकसित किया। डुकबॉन्ग की डंपलिंग शॉप और मशहूर होती गई, जिससे कई छात्र और सैलानी आकर्षित हुए। डंपलिंग बनाने के कोर्स लोकप्रिय हो गए और उसने देश भर में एक प्रतिष्ठित ब्रांड बना लिया। एक गर्म धूप भरी दोपहर वॉन्सिक दुकान पर आया और अपनी खुशी और आनंद व्यक्त किया। उसने दिल से डुकबॉन्ग को बधाई दी और ब्रांड को बढ़ाने के लिए साझेदारी की इच्छा जताई। पुराने दोस्तों की साझेदारी ने एक गर्म और यादगार पल बना दिया। अपने पुराने परिचित स्कूल लौटे, भावनाओं में डूबे हुए स्कूल गेट से गुजरे और पुरानी यादें ताजा करने लगे। अचानक मुलाकातें और उनकी जवानी की यादें उनके मन में उमड़ आईं। हल्के सुनहरे आसमान के नीचे डुकबॉन्ग ने नारी को एक छोटा बॉक्स दिया जिसमें एक अंगूठी थी। नारी आंसुओं और इमोशन से भर गई और इस तरह साथ मिलकर उन्होंने सारी घटनाओं को पार किया। कहानी अपने हैप्पी एंडिंग पर पहुंचती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।